वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्करस। आप हेल्दी होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू बनाए रखे होंगे, इसी आशा के साथ आज का हम अपना वीकली करंट अफेयर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन को इसमें उसके बैकग्राउंड के साथ बताया गया है, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है इसका 1 जुलाई, बी ऑप्शन है इसका 2 जुलाई, सी ऑप्शन है इसका 29 जून, डी ऑप्शन है इसका 30 जून। तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यह जो दिवस है वो पश्चिम बंगाल के एक बहुत ही फेमस और लीजेंडरी डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि डॉक्टर क्या है, इस पृथ्वी पर भगवान की तरह रहते हैं। कि जिस तरह से हमारे लिए भगवान हमारी जान बचा सकते हैं, उसी तरह से डॉक्टर भी हमारी इस पृथ्वी पर जान बचा सकते हैं। तो इस और आप देख ही रहे कि कोरोना जैसे पैंडेमिक के समय में भी डॉक्टर्स ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो उनके सम्मान के लिए हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। ठीक, आइए हम 29 जून वाले ऑप्शन पे देख लेते हैं कि 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जो कि प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इन्हें जो है भारत में सांख्यिकी का जन्मदाता यानी कि स्टैटिक्स का जन्मदाता भी माना जाता है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। ठीक, और इस दिन जो है इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर पीसी महालनोबिस नेशनल अवार्ड भी दिया जाता है। और अब की बार का जो ये अवार्ड है पीसी महालनोबिस नेशनल अवार्ड, वो पीवी सुखात्मे को दिया गया है। याद रखिएगा, ये किसको दिया गया है? पीवी सुखात्मे को ये अवार्ड दिया गया है। और 30 जून को जो है वो इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। अब क्षुद्रग्रह की बात आई है तो हमको थोड़ा सा यहाँ क्षुद्रग्रह के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। ठीक, तो आइए हम जानते हैं। तो पृथ्वी के जो सौरमंडल है, सौरमंडल के सबसे बाहर जो बेल्ट पाई जाती है उसे कहते हैं क्यूपर बेल्ट पाई जाती है। क्या, कौन सी बेल्ट पाई जाती है? क्यूपर बेल्ट पाई जाती है। और उसी क्यूपर बेल्ट में आइस फॉर्म में रॉक जो चट्टानें रहती हैं वो एक तरह से हिमशीतित रहती हैं। ठीक, और वो जब सूर्य के सामने से होकर जाती हैं तो उनका जो पीछे का भाग है वो क्या होता है, पिघल जाता है और एक पूंछनुमा दिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टेल कहते हैं या पुच्छल कहते हैं। ठीक, और आगे का भाग मुंह की तरह दिखता है, तो हम इसे ही पुच्छल तारा के नाम से जानते हैं, इसे ही कॉमेट कहते हैं। ठीक, फिर एस्टेरॉयड क्या होते हैं? एस्टेरॉयड एक तरह का क्या होता है कि जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो कुछ चट्टानें पाई जाती हैं, कुछ छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, बहुत ढेर सारी चट्टानें पाई जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड कहते हैं। और कभी कभी ये जो एस्टेरॉयड है वो जंप करके किधर की ओर आ जाते हैं? पृथ्वी की ओर आ जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद मीटेरॉयड क्या होता है? जो मीटेरॉयड ये होता है स्पेस रॉक, मतलब कि हमारे अंतरिक्ष में कई ढेर सारे चट्टानें क्या होती रहती, चट्टानें हो गई, डस्ट के पार्टिकल्स हो गए, ये सब घूमते रहते हैं। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो अर्थ की ओर जो आते रहते हैं, यानी पृथ्वी की ओर आने वाले जो ये चट्टानें हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मीटेरॉयड कहते हैं। ठीक, फिर आता है मिटियोर आता है। फिर क्या आता है? मिटियोर आता है। मिटियोर जो होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल में जब कोई भी मीटेरॉयड घर्षण से जल जाता है, ठीक, मतलब कि फ्रिक्शन के कारण जब कोई भी मीटेरॉयड जल जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मिटियोर कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो आता है मीटेओराइट कहते हैं। जब पृथ्वी के सतह से कोई भी मीटियोर क्या होता है? टकरा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? मीटेओराइट कहा जाता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि बिहार में गिरा है एक मीटेओराइट, फिर अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में भी एक प्रकार का मीटेओराइट गिरा हुआ था। अब वर्ल्ड जो एस्टेरॉयड डे है वो इसलिए भी मनाया जाता है कि हमारा जो पृथ्वी है उसके आसपास क्या है, उसके चारों तरफ बहुत ढेर सारे एस्टेरॉयड पाए जाते हैं, और इसलिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कोई जो एस्टेरॉयड है वो पृथ्वी पे आके टकराने वाला है, कब टकराएगा। तो इसीलिए इस डे को मनाया जाता है ताकि इसकी इम्पोर्टेंस बनी रहे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है? ए ऑप्शन है इसका उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है इसका मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है इसका राजस्थान, डी ऑप्शन है इसका कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है किल कोरोना नाम का अभियान शुरू किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना का जो केसेस है वो क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक, इसलिए मध्य प्रदेश में किल कोरोना नाम का अभियान शुरू किया गया है, जिसमें वहाँ के लगभग 10,000 से ऊपर वर्कर्स को लगाया गया है टेस्टिंग के लिए। ठीक, और मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर है वो शिवराज सिंह चौहान है, और आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उनको जो है अतिरिक्त भार दिया गया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पद का। ठीक, फिर बात आई है यहाँ पे कर्नाटक की बात आई है, तो कर्नाटक में भी एक प्रकार की योजना शुरू की गई है जिसे हम कहते हैं कौशल कनेक्ट फोरम, जो कि प्रवासी मजदूर है उनको वहाँ पे रोजगार दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो याद रखिएगा कि कर्नाटक में योजना शुरू की गई है, कौन सी? कौशल कनेक्ट फोरम नाम की योजना कर्नाटक में शुरू की गई है। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने 3700 करोड़ के ऋण की किस संस्थान ने भारत में शिक्षा में सुधार हेतु 3700 करोड़ की ऋण मंजूरी दी है? तो ए ऑप्शन है इसका विश्व बैंक, बी ऑप्शन है इसका एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी ऑप्शन है इसका आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डी ऑप्शन है इसका यूनेस्को। ठीक, तो इसका सही आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत में 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए 3700 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी है। और विश्व बैंक ने और भी कई ढेर सारी योजनाएं चलाई, जैसे कोविड-19 के लिए भी भारत को जो है सहायता राशि दी है, फिर गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए $40 करोड़ की सहायता राशि दी है विश्व बैंक ने। ठीक, फिर इसी तरह विश्व बैंक ने तमिलनाडु में 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के साथ हस्ताक्षर किया हुआ है। ठीक, उनमें जो है विश्व बैंक सहायता देगी। तो विश्व बैंक जो है भारत के साथ कई क्षेत्रों में सहायता देने का काम कर रही है। ठीक, अब विश्व बैंक की बात आई है तो विश्व बैंक का जो है फॉर्मेशन यानी कि स्थापना उसकी की गई थी वो जुलाई 1944 यानी कि 1944 की जुलाई महीने में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, अब जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो वॉशिंगटन डीसी मतलब कि जो यूएसए में वॉशिंगटन डीसी पड़ता है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, अब इसके जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है वो डेविड मलपास हैं, और भारतीय मूल की अंशुला कांत जो है वो विश्व बैंक की एमडी हैं। ठीक, ये चीज़ें आप ये जरूर याद रखिएगा। ठीक, आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड में जो है अशांत क्षेत्र घोषित किया है। ठीक, नागालैंड में जो है आंतरिक काफ़ी ज़्यादा सशस्त्र विद्रोह हो रहा है वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक तरह से जबरन उगाही की जा रही है और लोगों को मारा पीटा भी जा रहा है। तो इसलिए नागालैंड में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। वैसे नागालैंड की बात आती है तो नागालैंड में जब से इसका फॉर्मेशन हुआ है यानी कि 1963 से जब से इसका फॉर्मेशन हुआ है, असम से जब से ये कटकर अलग हुआ है, तब से बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है कि जब ये एक्ट हटा है वहाँ से। ठीक, अभी 2015 का जो पैक्ट हुआ था नागालैंड की गवर्नमेंट और मोदी सरकार में, तो उसमें इस एक्ट को हटाने की बात की गई थी, लेकिन वहाँ के आंतरिक हालात को देखते हुए इस एक्ट को फिर से लागू कर दिया गया है। आस्फा नाम का ये एक्ट है जो कि आंतरिक जब अशांति का क्षेत्र जहाँ पे हो जाता है वहाँ पे इस एक्ट को लागू किया जाता है। आस्फा जो एक्ट है वो आर्म्ड स्पेशल फोर्सेस प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक, इसको कहते हैं आर्म्ड स्पेशल फोर्सेस प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1958 में बनाया गया था अशांत क्षेत्रों के लिए। जहाँ पर भी अशांत क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आस्फा नाम का एक्ट लगाया जाता है। नागालैंड की बात आई तो नागालैंड को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए के अंतर्गत
क्या है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अब नागालैंड की बात आई तो नागालैंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो नेफ्यू रियो हैं और नागालैंड के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं वो आरएन रवि हैं। ठीक, और यहाँ पे आप मैप में देख लीजिएगा, नागालैंड की लोकेशन जरूर देख लीजिएगा। और ये जो पार्ट है इंडिया का, इसे कहते हैं सेवन सिस्टर्स पार्ट कहते हैं। ठीक, यानी कि 7 बहनों का समूह कहते हैं। ठीक, और ये जो पार्ट है आपका, इसे ही कहते हैं बॉटल नेक या चिकन नेक कहते हैं, या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक, अब मैप में इनकी एक बार लोकेशन जरूर देख लीजिएगा आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने देश का प्रथम प्लाज्मा बैंक की स्थापना की है। तो इसका जो है सही आंसर, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका पहले। ए ऑप्शन है इसका कर्नाटक, बी ऑप्शन है इसका केरल, सी ऑप्शन है इसका दिल्ली और डी ऑप्शन है इसका महाराष्ट्र। तो हाल ही में दिल्ली में देश का प्रथम प्लाज्मा बैंक का स्थापना किया गया है। और महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र की बात आई तो महाराष्ट्र के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि अभी हाल ही में चर्चा में है कि महाराष्ट्र में प्लेटिना योजना के तहत, जो कि कोरोना वायरस के लिए ये योजना चलाई गई है, तो प्लेटिना योजना के तहत सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सेंटर विकसित किया गया है। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि विश्व का देश का प्रथम प्लाज्मा बैंक कौन सा है, वो है दिल्ली में है। और देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सेंटर कहाँ पे है, वो है महाराष्ट्र में है। तो ये दोनों याद रखिएगा। आइए हम देख लेते हैं थोड़ा प्लाज्मा कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि प्लाज्मा थेरेपी के बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जो ब्लड है, ब्लड का जो 45% भाग होता है वो रहता है, वो रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं। ठीक, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो ब्लड का जो है 45% भाग होती है। और बाकी जो ब्लड का जो 55% फॉर्म होता है वो होता है प्लाज्मा का फॉर्म होता है। ठीक, जिसमें आपका प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं और डिफरेंट तरह की चीज़ें पाई जाती हैं उसमें। ठीक, तब जब भी कोई वायरस हमारे शरीर पे अटैक करता है तो बॉडी सबसे पहले तो वायरस क्या होता है, एंटीजन के रूप में आता है, और बॉडी क्या करती है, उस वायरस को डिटेक्ट करके उसके एंटीबॉडी का बनाने का काम करती है। जो ये कोरोना वायरस का है, तो कोरोना वायरस में बॉडी जो है वो एंटीबॉडी नहीं बना पा रही है। ठीक, तो इसके लिए बनाया जा रहा है प्लाज्मा थेरेपी की को इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, इस प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है, जैसे एक कोई कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है। ठीक, एक क्या है, कोई कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है। ठीक, अब वो बाद में क्या हो जाता है, वो बाद में ठीक हो जा रहा है। ये जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है वो ठीक हो जा रहा है, तो इसका क्या किया जाएगा, इसका जो है प्लाज्मा निकाल लिया जाएगा। ठीक, इसका जो प्लाज्मा निकाल के उसको जो है अगले जो कोविड-19 का पेशेंट रहेगा उसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, इसका सीरम जो है वो डाल दिया जाएगा। तो जिससे बॉडी क्या होगी, बॉडी जो है वो जो बॉडी जो है वो वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी क्या कर लेगी, तैयार कर लेगी। ठीक, तो ये होता है प्लाज्मा थेरेपी में, यही किया जाता है। ठीक, तो इस फिगर को आप और भी अगर डिटेल से देखना चाहें तो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक, आइए हम आगे देखते हैं। तो आगे हमारा क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो इसके ए ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है ईरान, डी ऑप्शन है चीन। तो इसका सही ऑप्शन है ईरान। ईरान ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और भी वहाँ के कई सदस्यों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकाला है। ठीक, तो ऐसा ईरान ने क्यों किया, ईरान ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि जो है 3 जनवरी को जो है, जब अमेरिकन ने क्या किया था, ड्रोन से एयर स्ट्राइक की थी ईरान के ऊपर, तो उनके जो ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो क्वाड फोर्स के जो इंचार्ज हैं कासिम सुलेमानी, उनकी जो है
मृत्यु हो गई थी इस ड्रोन एयर स्ट्राइक में, जिसके कारण क्या हो गया था, ईरान में काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ था, अमेरिका का विरोध हुआ था। ठीक, तो इसीलिए ईरान ने क्या किया है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकाला है। ठीक, अब दक्षिण कोरिया और चीन की, जापान का भी ऑप्शन देख लेते हैं कि हाल ही में जो G7 की बैठक हुई थी उसमें अमेरिका जो है दक्षिण कोरिया को जो है शामिल करना चाहता था G7 में, तो जापान ने इसका क्या किया है, जापान ने इसका जो है विरोध किया है। ठीक, और यहाँ पे आप जो है ईरान की लोकेशन देख सकते हैं, मैप को, वीडियो को पॉज करके आप ईरान की लोकेशन ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में जो है मैप से ज़रूर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, तो ये यहाँ पे इसकी ईरान की लोकेशन देख लीजिएगा आप। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम। किस देश की सरकार ने सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का आदेश दिया है? तो इसका ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हाल ही में जो वहाँ की सरकारी जूट मिले थे वो काफ़ी ज़्यादा घाटे में जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे भी प्लास्टिक, जो जूट की बोरी और जूट के जो रस्सियाँ बनाई जाती थी उसका जो जगह है वो ज़्यादातर किसने ले लिया, प्लास्टिक ने ले लिया। तो इसलिए जो सरकारी जूट मिले हैं वो एक तरह से घाटे में जा रही थी। तो बांग्लादेश सरकार, जो कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार है वहाँ पे, तो उसने क्या किया है, उसने सरकारी जूट मिलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। ठीक, और बांग्लादेश की राजधानी आप लोग जानते ही होंगे ढाका है, और वहाँ की मुद्रा भी आप लोग जानते होंगे वो टका है। ठीक, आइए हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है हमारा, खोलुंगछू, ठीक, खोलुंगछू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर किस देश के साथ समझौता हुआ है? ठीक, तो इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है पाकिस्तान, डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है भूटान। भूटान के साथ भारत ने जो है खोलुंगछू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौता किया था। सन 2008 में जो है कुल 4 प्रोजेक्ट को लेकर समझौता किया गया था, जिसमें जो है भारत जो है भूटान को 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन में क्या देने वाला था, जल विद्युत बिजली उत्पादन में सहायता देने वाला था। ठीक, और जिसमें से एक ये भी प्रोजेक्ट था, खोलुंगछू प्रोजेक्ट जो था। अब जो है भारत सरकार जो है वो 2025 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहती है, खोलुंगछू जेवी प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहती है। ठीक, ये जो है भूटान में एक नदी है खोलुंगछू, उसी नदी पर ये जल विद्युत प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक, और इस प्रोजेक्ट में जो है 600 मेगावाट की जो है बिजली का उत्पादन किया जाएगा भूटान में। ठीक, अब भूटान की बात आई है तो भूटान की राजधानी आप देख लीजिए, मैप में भूटान की राजधानी भी दी है थिम्पू जो है, और मैप में भूटान की लोकेशन दी हुई है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसी तरह अब कुछ दिन पहले जो है नेपाल में भी भारत ने एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट तेल से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, जिसका नाम है मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट था। ठीक, और वो जो है भारत ने 1.5 साल के अंदर ही पूरा किया है। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम। किस राज्य सरकार ने देश का प्रथम कवक पार्क को विकसित किया है? ठीक, ए ऑप्शन है इसका उत्तराखंड, बी ऑप्शन है इसका मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है इसका हिमाचल प्रदेश, और डी ऑप्शन है इसका पंजाब। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने देश का प्रथम कवक पार्क को जो है विकसित किया है, और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आप जानते ही होंगे जो कवक होता है, ठीक, जो कवक होता है यानी कि फंगी जो होता है, इंग्लिश में इसे फंगी कहते हैं, फंगी जो होता है वो एक तरह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए क्या करता है, इंडिकेटर का काम करता है। ठीक, अगर कहीं वातावरण में सल्फर की अशुद्धता होती है तो इसका रंग क्या हो जाता है, अलग रंग का हो जाता है। तो एल्गी क्या होता है, एक तरह से पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। ठीक, कहीं पे भी अगर पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ती है तो वो इसका सूचक देता है। ठीक, तो हिमालय में भी अगर किसी तरह का पॉल्यूशन अगर बढ़ता है तो इसलिए इस नेशनल पार्क को बनाया गया है। अगर हिमालय क्षेत्र में पॉल्यूशन बढ़ता है तो वो वहाँ पे ये इसकी सूचना दे सके, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, पर्यावरणीय सूचक के रूप में कार्य करता है। ठीक,
जो कवक होता है। और कवक की बात आई है तो कवक जो होता है वो सहजीवी मतलब कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है, मतलब कि इसमें प्लस प्लस का रिलेशनशिप होता है। ये जो है शैवाल और कवक जो है मिलके क्या बनाते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन का निर्माण कैसे होता है, शैवाल और कवक के मिलने से। जो है शैवाल जो है वो कवक के लिए क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। और कवक जो है मिट्टी से शैवालों के लिए क्या करता है, यांत्रिक सहायता मतलब कि जल हो गया, खनिज हो गया, इन सब की सहायता देते हैं। मतलब कि जब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सहायता पहुंचाते हैं और उस सहायता से दोनों को लाभ होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, सहजीवी या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक, तो लाइकेन यानी कि जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देते हैं। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? तो ए ऑप्शन है इसका झारखंड, बी ऑप्शन है इसका मेघालय, सी ऑप्शन है इसका उत्तराखंड, डी ऑप्शन है इसका त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की जो है वो शुरुआत की है। अब त्रिपुरा की बात आई है तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है बिप्लब देव। ठीक, त्रिपुरा के राज्यपाल का नाम है रमेश व्यास। ठीक, याद रखिएगा दोनों चीज, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है बिप्लब देव और त्रिपुरा के राज्यपाल का नाम है रमेश व्यास। ठीक, अब यहाँ पे मैप में जो है, यहाँ पे आप त्रिपुरा की लोकेशन देख लीजिएगा। त्रिपुरा ही भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि 3 ओर से उसकी जो है विदेशी सीमा लगती है, मतलब कि वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक ओर से क्या है, एक ओर से वो जो है असम और मिजोरम के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि 3 ओर से विदेशी सीमा से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आइए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक, जैसे है कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर हैं, तो आइए देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने चीन के कितने ऐप को क्या कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसका जो है 59 ऐप, भारत ने हाल ही में चीन के 59 यानी कि 59 ऐप्स को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। ठीक, और यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐप हैं। ठीक, भारत में बैन के लिए कौन कौन से ऐप बनाए गए हैं। ठीक, कौन कौन से ऐप हैं ठीक जो कि बैन किए गए हैं भारत में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ये लिस्ट देख सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में कोई भी इन ऐप्स में से कोई भी है तो उसे तुरंत ही आप डिलीट कर अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक, क्योंकि ये प्राइवेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है। ठीक, तो आइए हम देख लेते हैं इसके अल्टरनेटिव्स भी हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पे इन ऐप्स के अल्टरनेटिव्स में भी आपको दिखा देता हूँ कि इसके अल्टरनेटिव कौन कौन से। जैसे सोशल मीडिया में आपका लोग बहुत सारे जो टिकटॉकर होंगे और कवाई, हेलो, लाइक्स, एमआई कम्युनिटी और हगो, वीगो लाइव, इन जैसे चाइनीज ऐप्स का यूज करते होंगे। तो इसके जो इंडियन अल्टरनेटिव है वो आपको है चिंगारी, मित्रों ऐप अभी उतना मतलब कि प्राइवेसी कंसर्न है उसमें थोड़ा सा, लेकिन आप चिंगारी और रूपोसो नाम का जो है इंडियन ऐप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। और ग्लोबल ऐप तो आप जानते ही होंगे, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, पेरिस्कोप हो गया, डबमैश हो गया, ये सब सोशल मीडिया के ग्लोबल क्या है अल्टरनेटिव्स हैं। ठीक, और आज जो है, आज मतलब जिस दिन मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही के दिन भारत सरकार ने यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी हैं, वो उन्होंने एलिमिनेट्स नाम का एक भारत का सबसे पहला सोशल मीडिया ऐप जो है लॉन्च किया है। याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, तो वेंकैया नायडू जी जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने एलिमिनेट्स नाम का एक
सोशल मीडिया ऐप भारत का लॉन्च किया है। ठीक, याद रखिएगा इसको। ठीक, फिर इसी तरह चैट और मैसेजिंग के लिए दो चाइनीज ऐप थे, एक वी चैट है और एक वी मीट था। उसकी जगह आप हाइक और जियो चैट यूज कर सकते हैं, इंडियन अल्टरनेटिव्स हैं। और अगर ग्लोबल अल्टरनेटिव्स की बात की जाए तो व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया, सिग्नल हो गया, ये जो है ग्लोबल अल्टरनेटिव्स है। इसी तरह से ई कॉमर्स के लिए जो है सीन, अली एक्सप्रेस, क्लब फ्लैटरी नाम के ऐप थे। और इसके इंडियन अल्टरनेटिव्स आप जानते ही हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, अजियो हो गया, कोवोस हो गया, ये सब इसके इंडियन अल्टरनेटिव्स हैं। और अगर ग्लोबल अल्टरनेटिव्स की बात की जाए तो अमेजन हो गया, जारा हो गया, तो ये सब ग्लोबल अल्टरनेटिव्स है। इसी तरह से फाइल शेयरिंग में तो काफ़ी ज़्यादा हद मचा के रखी थी चाइनीज ऐप ने, कि वो उसमें जो है शेरिट और जेंडर ने, ये तो मतलब हर एक मोबाइल में भी हमको लगता है जो कोई नहीं जानता होगा वो जो है टिकटॉक हो गया, शेरिट हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, जेंडर हो गया, इन सबको तो जानता ही था। तो शेरिट और जेंडर का सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है एक जियो स्विच है जो कि इंडियन ऐप है। फिर उसके बाद जो फाइल बाय गूगल है, सेंड एनीवेयर है, वी ट्रांसफ़र है, और एक ऐप काफ़ी अच्छा ऐप है शेयर ऑल करके एक ऐप है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, फिर फोटोग्राफी में भी काफ़ी ज़्यादा ऐप थे, चाइनीज ऐप थे, जिसमें लोग कितने भी किसी भी तरह के दाग हो, धब्बे हो, वो सब मिटा के आपको बिल्कुल टॉम क्रूज ही बना देता था। ठीक, तो इसमें जो है आपके चाइनीज ऐप जो है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं, जैसे स्वीट सेल्फी हो गया, वंडर कैमरा हो गया, ब्यूटी प्लस हो गया, इस तरह के कई चाइनीज ऐप्स थे। तो उसकी जगह इंडियन अल्टरनेटिव्स आप जो है लाइटेक्स यूज कर सकते हैं, या ग्लोबल अल्टरनेटिव्स में आपका एक पिक्स स्मार्ट करके एक ऐप आता है। ठीक, वो यूज कर सकते हैं। फिर B612 करके है, स्नैपसीड है, फिर एडोब फोटोशॉप हो गया, इस तरह के ऐप आप यूज कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा चाइनीज ऐप थे, जैसे यू वीडियोस हो गया, वी मैट हो गया, वीवा वीडियो हो गया, DU रिकॉर्डर हो गया, जो कि हम जैसे यूट्यूबर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। उसकी जगह आप ग्लोबल ऐप को, ये जैसे आप काइन मास्टर हो गया, या पावर डायरेक्टर हो गया, या जो अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर एक ऐप है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, फिर इसी तरह से प्रोडक्टिविटी के लिए, यानी कि जैसे आप ऑफिशियल वर्क के लिए तो कैम स्कैनर बहुत ज़्यादा यूज होता था। ठीक, तो उसकी जगह आप जो है डॉक स्कैनर या एडोब स्कैनर या MS ऑफिस लेंस को, एडोब स्कैनर और MS ऑफिस लेंस तो बेस्ट ऐप है किसी भी ऑफिशियल वर्क के स्कैनिंग के लिए। और एक भारत ने भी डेवलप किया है, कागज नाम का एक ऐप है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ब्राउजिंग के लिए यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज, मतलब कि क्या ही कहा जाए। ठीक, काफ़ी ज़्यादा हद हो गई थी। तो इसकी जगह पे आप काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल ब्राउज़र है, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। इंडियन ब्राउज़र में भी आपका जियो ने भी एक ब्राउज़र निकाला है, और इपिक ब्राउज़र है। फिर इसी तरह सिक्योरिटी और एंटीवायरस जो है, वो चाइनीज ऐप थे, जो ऐसे वायरस क्लीनर, मतलब इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं होती है, कि क्लीनर की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। ये तो फ़ोन में इनबिल्ट होके, आजकल के जो भी स्मार्टफोन है उसमें इनबिल्ट होके आते हैं। ठीक, लेकिन तब भी लोग यूज करते थे, तो चक्री घुमाते थे लोग अपनी फ़ोन में इन चाइनीज ऐप्स के द्वारा। ठीक, तो भारत के भी इसमें ऐप हैं, आप जियो सिक्योरिटी को यूज कर सकते हैं, या एवॉस्ट या AVG या नॉर्टन या मैकेफी नाम के भी ग्लोबल ब्रांड्स को आप यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। इसी तरह से न्यूज के लिए तो आप सबसे बढ़िया है कि आप कुछ नहीं, आप गूगल क्रोम में ही सबसे पहले फ्रंट में ही न्यूज दी रहती है, तो आप वहाँ से देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। किसी भी तरह की ऐप की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ज़्यादा ज़रूरत ही है आपको, तो आप इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक ऐप आता है, या इंडियन एक्सप्रेस का आता है, हिंदू का आता है, तो वो सब ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, फिर इसी तरह से गेम्स के लिए, गेम्स तो जैसे क्लैश ऑफ किंग हो गया, मोबाइल लीजेंड्स हो गया, लूडो, तो इसके जगह गेम्स में आप कई तरह के गेम हैं, जैसे अगर किसी को लूडो किंग जो है वो भारत का है, फिर क्लैश ऑफ क्लांस जो है वो क्लैश ऑफ क्लांस जो है वो ग्लोबल ऐप है। इसी तरह से आप PUBG PC को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और PUBG जो है मोबाइल वेरिएंट है, उसको इसलिए भारत सरकार ने नहीं बैन किया है क्योंकि उसका जो टेंसेंट कंपनी, जो कि चाइना की कंपनी है, वो केवल
डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब कि एक तरफ से उसके वितरण की जिम्मेदारी है उसकी, ठीक। और बाकी तो उसकी सारी जो मालिकाना हक है वो क्राफ्टन, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, वो उसके पास है, ठीक। इसी तरह से नेविगेशन का ऐप, तो पता नहीं लोग ये इस ऐप को हमको लगता है कि बेफालतू में यूज करते थे, बाइडू ऐप्स को, ठीक। इसकी जगह तो सबसे बेस्ट ऐप है आपका गूगल मैप्स, सबसे बेस्ट ऐप है और उससे बेस्ट ऐप कोई नहीं है, ठीक। चाहे वो ग्लोबल ब्रांड ये चाहे इंडियन ऐप ही है, इंडियन ऐप से भी ये बढ़िया ऐप है गूगल मैप ऐप, ठीक। ठीक, आइए, तो ये इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि क्या चाइनीज ऐप के कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं। बहुत ढेर सारे अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक, और काफ़ी अच्छे अच्छे अल्टरनेटिव्स हैं चाइनीज ऐप्स के, ठीक। आइए और आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा, हाल ही में किस देश ने संविधान संशोधन करके अपने देश के राष्ट्रपति को 2036 तक के लिए जो है राष्ट्रपति चुन लिया है, ठीक। तो वो है, इसका सही ऑप्शन है रूस, यानी कि इसका सही आंसर है रूस, ठीक। तो रूस यानी कि जो रूस के नागरिक लोग हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन, जो कि प्रेजेंट टाइम पे रूस के राष्ट्रपति हैं, उनको जो है 2036 तक के लिए अपना राष्ट्रपति जो है वो चुन लिया है, ठीक। अब रूस की बात आई है तो रूस की आप मैप में यहाँ पे लोकेशन आपको जो है, यहाँ पे आप मैप में रूस की लोकेशन देख लीजिएगा, ठीक। इंडिया के रिलेटिव में भी आप इस रूस की लोकेशन देख लीजिएगा। और रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी जो है मॉस्को है, ठीक। इसमें आप लोकेशन यहाँ पे देख लीजिएगा। और रूस से संबंधित एक और डील अभी हाल ही में हुई है, जिसमें भारत जो है रूस से 33 लड़ाकू विमान खरीदेगा, ठीक। याद रखिएगा कि भारत जो है रूस से 33 लड़ाकू विमान खरीदने का जो प्रस्ताव है वो पास कर दिया है, ठीक। और रूस से एक बहुत ही अच्छा जो है एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी भारत खरीद रहा है और कुछ दिन में उसकी डिलीवरी भी हो जाएगी, जिसका नाम है S-400, ठीक। याद रखिएगा S-400 जो है हम रशिया से खरीद रहे हैं और राफेल जो है वो फ्रांस से खरीदा जा रहा है, ठीक। आइए हम अगला जो है वन लाइनर देख लेते हैं, ठीक। अगला हमारा वन लाइनर क्या है, तो अगला हमारा वन लाइनर है, हाल ही में कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई है, ठीक। हाल ही में कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई है, तो इसका सही आंसर है भारत बायोटेक इन कोलैबोरेशन विथ ICMR's नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक। तो भारत बायोटेक नाम की एक कंपनी है जो कि ICMR के साथ ICMR जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ, जो कि पुणे और हैदराबाद में है, उसके साथ कोलैबोरेशन करके एक वैक्सीन का निर्माण कर रही है कोविड-19 के लिए, जिसे हम कोवैक्सीन के नाम से जानते हैं, ठीक। तो इसके बारे में अभी अगर देखा जाए तो इसका जो है एनिमल ट्रायल हो चुका है, वो जो कि सफल रहा है, ठीक। अब उसका जो है ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिल गई है, लेकिन सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो कोई भी वैक्सीन बनने में 2 से 5 वर्ष का समय लग जाता है, लेकिन जो है जो ये भारत बायोटेक है उसको जो है परमिशन जो है दे दी गई है, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, इसलिए वैक्सीन को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या की जा रही है, एक तरह से अति शीघ्रता की जा रही है, ठीक। भारत में भी इसको बनने में क्या होगा, करीब 1.5 साल का टाइम तो लग ही जाएगा, 1.5 से 2 साल का टाइम लग जाएगा इस वैक्सीन को पूरी तरह से बनने में। अभी जो भारत की वैक्सीन है वो फेज 1 का ट्रायल कर रही है, ठीक। और फेज 1 का ट्रायल जो है वो 15 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। फेज 1 के ट्रायल में क्या होता है, वैक्सीन के फेज 1 के ट्रायल में क्या होता है, फेज 1 के ट्रायल में 40 से 50 लोगों को ट्रायल के लिए बुलाया जाता है, फिर उन पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है। जब फेज 1 का ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो फेज 2 का ट्रायल किया जाता है, और फेज 2 के ट्रायल में क्या किया जाता है, 200 से 500 लोगों पे क्या किया जाता है, वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है। फिर उसके बाद जब इस पे भी सफल होता है तो फेज 3 का ट्रायल किया जाता है, और फेज 3 का जो ट्रायल है वो जो है एक बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो भी परिणाम आते हैं उसके आधार पे ही कैलकुलेशन जो है किया जाता है, ठीक। और
बाकी की अगर बात की जाए तो उसके बाद जो है दूसरे स्टेज का ट्रायल शायद कंपनी ने क्या है और कंपनी जो है वो इसलिए भी जल्दी कर रही है, तो शायद कंपनी ने सोचा है कि अगर ये वैक्सीन क्या होगी, ये वैक्सीन अगर सही से काम कर गई तो इसका प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, ताकि पूरे भारत में ट्रायल के बाद अगर कहीं भी ये वैक्सीन सफल हो जाती है तो भारत में इतनी बड़ी आबादी तक जल्द से जल्द इस वैक्सीन को पहुंचाया जा सके। इसलिए इस वैक्सीन को क्या किया जा रहा है, काफ़ी जल्दी की जा रही है, अति शीघ्रता के साथ बनाया जा रहा है। लेकिन इसमें एक नुकसान ये भी हो सकता है कि अगर ये वैक्सीन कहीं किसी भी फेज में क्या हो जाती है, एक तरह से इसके अगर साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो ये वैक्सीन के लिए जो पैसा सरकार लगा रही है वो एक तरह से पानी में जाएगा। ठीक, और इसके बारे में और हम जान लेते हैं कि वैक्सीन के फेज़ में आखिर काम कौन कौन कर रही हैं, कौन कौन सी क्षेत्र कर रहे हैं। तो इस वैक्सीन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर तेज़ गति से काम कर रही है तो वो इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी है, जो कि सबसे तेज़ गति से काम कर रही है, जिसका फेज 3 का ट्रायल शुरू हो गया है। ठीक, फेज 1 फेज 2 तो आपको बताई थी, तो फेज 1 में 50 और फेज 2 में 250 लोगों पे ह्यूमन ट्रायल होता है और फेज 3 में सभी पे होता है। ठीक, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे आगे चल रही है, जो कि इंग्लैंड की है, वो वैक्सीन के फेज 3 का ट्रायल कर रही है। ठीक, अगर ये जो है वैक्सीन का ट्रायल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सफल होता है तो भारत की भी एक इंस्टीट्यूट वहाँ पे भी काम कर रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, तो भारत को वैक्सीन मिलने में क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। और वो इंस्टीट्यूट का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन। तो सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जो है मिलके इस वैक्सीन को भी डेवलप करने का काम कर रही है। ठीक, और इस प्रेजेंट टाइम पे जो है वो जो है कौन सी दवा कोविड-19 के लिए दी जा रही है, तो प्रेजेंट टाइम पे ज़्यादातर आपका रेमडेसिविर हो गई, फिर आपका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गई, और फिर आपका एक जो है डेक्सामेथासोन, जो कि बहुत ही अच्छी दवा है, वो भी क्या हो रही है, कोविड-19 के पेशेंट को दी जा रही है। ठीक, फिर अब अगला वन लाइनर हम देख लेते हैं। तो अगला वन लाइनर है हमारा वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। ठीक, तो हाल ही में जुलाई का प्रथम सप्ताह, जब भी जुलाई का प्रथम सप्ताह रहेगा वहाँ पे वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, भारत में जुलाई के प्रथम सप्ताह में पूरे भारतवर्ष में वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, किस भारतीय अंपायर को आईसीसी एलीट पैनल में शामिल किया गया है, तो हाल ही में नितिन मेनन, जो सबसे युवा भारतीय अंपायर हैं, उनको आईसीसी एलीट क्लब में शामिल किया गया है। ठीक, फिर ये तो देख ही चुके हैं। फिर आइए एक और आपका इम्पोर्टेंट वन लाइनर है कि भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी चलाई गई ट्रेन का क्या नाम है। ठीक, तो उसका नाम है शेषनाग। क्या नाम है, याद रखिएगा, शेषनाग जो ट्रेन है वो भारत की सबसे लंबी ट्रेन है, जो कि लगभग 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। ठीक, और इस ट्रेन में 251 वैगन्स, मतलब कि 251 डिब्बे लगे हुए थे। ठीक, आप देख ही सकते हैं ये कितनी लंबी ट्रेन है। ठीक, और ये जो है वो इसको जो है 4 इलेक्ट्रिक इंजन मिल के खींचे। ठीक, ये एक मालगाड़ी ट्रेन है, जो शेषनाग ट्रेन है वो एक तरह की मालगाड़ी ट्रेन है। ठीक, जो कि इसको जो है 4 इलेक्ट्रिक इंजन मिल के खींचे थे, और इसमें 251 डिब्बे हैं। और 2 दिन पहले ही ये रिकॉर्ड दूसरी ट्रेन के नाम था भारत के। ठीक, वो उस ट्रेन का नाम था आपका सुपर एनाकोंडा ट्रेन। ठीक, सुपर एनाकोंडा जो ट्रेन थी वो 2 किलोमीटर लंबी थी। जो सुपर एनाकोंडा ट्रेन थी वो 2 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें आपके 177 डिब्बे थे। ठीक, और इसको जो है 3 जो है इंजन मिल के खींचे थे इस ट्रेन को। ठीक, तो आप देख ही सकते हैं कि भारतीय रेल अब कैसे कैसे आगे बढ़ रही है। और आप जान ही रहे हैं कि हाल ही में एक और न्यूज आई थी कि 3 साल के अंदर अब क्या कर दिया जाएगा, भारतीय रेल को पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन उसका कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये सब बातें थी। तो इसी के साथ वीकली करंट अफेयर का टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है। वीडियो जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और बैकग्राउंड के साथ मैंने बताया है, जिससे कि आपको ये वीडियो जो है आपको याद रहेगा। ठीक, और
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो दूसरे को भी क्या ज्ञान क्या होता है, बांटने से बढ़ता ही है। ठीक, तो आपको ये ज्ञान वाली चीज़ें हैं तो आप आगे भी इसको शेयर करिएगा और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करिएगा। ठीक, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।